अगर हमारे पास कोई ऊपर हमारे मक्खी बैठती है तो हम उसको मार देते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में अगला टाइप है नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये संवेदनाओं या रिफ्लेक्सेस को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम हमारा अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो हम रिफ्लेक्सेस नहीं दे पाएंगे। अगर हमारे पास कोई ऊपर हमारे मक्खी बैठती है तो हम उसको मार देते हैं, तो ये हमारी रिफ्लेक्सेस है। तो ये कोशिकाएं कहाँ से काम करती हैं? ये नर्वस टिश्यूज में काम करती हैं। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें और ब्रेन में की कोशिकाएं जो होती हैं वो नर्व सेल से बनी होती हैं। तो ये जो हमारा ये ब्रेन है और ब्रेन से जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो जो टिश्यूज होते हैं वो नर्वस सेल्स में पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यूज की इकाई जो होती है वो नर्व सेल्स होती है। और नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं वो किस प्रकार होता है। नर्व सेल्स इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है। ये साइटॉन इसको कहा जाता है। ये डेंड्रॉन है और ये एक्सॉन है। जो साइटॉन है यह इस सेल का मुख्य भाग होता है, इसी में केंद्रक पाया जाता है और इसी में ही इस कोश का द्रव्य साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और ये जो डेंड्रॉन है ये साइटॉन से ही निकला एक तंतु होता है। और एक्सॉन ये साइटॉन से निकला लंबा पतला एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ता है। इस न्यूरॉन से अगर दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड होगा तो इसी साइटॉन से। और ये जो एक्सॉन के ऊपर जो ये सीट लगी है वो माइलिनेटेड सीट होती है। जैसे हम कॉपर वायर्स के ऊपर प्लास्टिक के या किसी भी तरीके के एल्युमिनियम के या वायर्स के ऊपर हम कोडिंग करते हैं जिससे जो करंट वगैरह है वो क्या हो, उसका फ्लो बाहर की ओर ना हो, उनकी एनर्जी जो है का ओवरफ्लो ना हो। इसी वजह से इनके ऊपर जो सीट पाई जाती है उसे माइलिनेटेड सीट कहा जाता है। अगला है मानव शरीर के कुछ विभिन्न तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो तंत्र हैं, जो इंपॉर्टेंट 9 सिस्टम होते हैं जो शरीर को विभिन्न सुचारू रूप से चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है पाचन तंत्र, जिसमें हम कुछ तंत्रों को देखेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है आरओ के एग्जाम के लिए। दूसरा है श्वसन तंत्र, रिस्पायरेशन सिस्टम। तीसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। और फिर है तंत्रिका तंत्र जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया। अगला है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट आता है और हार्ट पंप का काम करता है और सभी शरीर के जरूरी तंत्र में जो है रक्त का परिवहन करता है जिससे जो है हमारे शरीर को भोजन और ऑक्सीजन की उपलब्धि होती है। अगला है कंकाल तंत्र जिससे शरीर को आकार और जो है सहारा प्रदान होता है। अगला है एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र जिसमें शरीर के हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स की वजह से ही शरीर जो है प्रभावी तरीके से कार्य कर पाता है। अगला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लास्ट है मस्कुलर सिस्टम या पेशी तंत्र। तो ये 9 तंत्र हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमारे शरीर को विभिन्न सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यक्रम है, मतलब जिससे हमारे शरीर सुचारू रूप से चलते हैं। पहला है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या होता है कि भोजन के जो जटिल अणु हैं, जो जटिल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिससे हमारी बॉडी को जिससे एब्जॉर्ब कर सके और जिससे ऊर्जा उत्पादन कर सके। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है पाचन तंत्र कहलाती है। तो जटिल भोज्य पदार्थ हम कुछ भी खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी या कुछ भी खाए, तो उनका जो हम पाचन स्टार्ट करते हैं अपने ओरल या बक्कल कैविटी से करते हैं। बक्कल कैविटी से पहले दांतों के सहारे उनको हम कूचते हैं और फिर उसके बाद ईसोफेगस या ग्लॉटिस के सहारे नीचे ले जाते हैं और उसके बाद ईसोफेगस के या ग्रहणी के सहारे नीचे जाता है। उसके बाद स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर सीकम, फिर कोलन में जाता है और उसके पश्चात उसका एक्सक्रीशन हो जाता है।
तो इस प्रक्रिया में ही शरीर का जो छोटा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, प्रोटीन खाया या वसा खाया या कार्बोहाइड्रेट खाया, उनको हम सिंपलर फॉर्म में ले आते हैं। और उस सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए हम विभिन्न पाचक एंजाइम या रासायनिक या केमिकल जो है रिएक्शन के सहारे उनको हम स्मॉलर फॉर्म में चेंज करते हैं, और इसी को ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो आइए पाचन तंत्र में जो इंपॉर्टेंट है उनमें देख लेते हैं कि आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, ये पाचन तंत्र के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। तो एक बार हम आहार नाल को देख लेते हैं। हमारा जो आहार नाल है वह कुछ इस प्रकार होगा। ये आपका बक्कल कैविटी है, यहां से आपने भोजन लिया, यहां पे कुछ लार ग्रंथियां पाई जाएंगी जिनसे लार या स्लाइवा का सिक्रीशन होगा। ये पैरोटिड ग्लैंड इनको कहा जाता है, पैरोटिड ग्लैंड के पास ही जो है ये पाई जाती है। इसके बाद जो है भोजन यहां से नीचे आता है, ये स्टमक है, यहाँ पे आपको पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है जिससे भोजन कुछ देर जो है रुकता है, क्या कहते हैं, पेट में। इसके बगल में जो आपको लीवर पाया जाता है, और लीवर से जुड़े हुए ही गॉल ब्लैडर होता है जिससे बाइल जूसेस, जो लीवर से बाइल जूसेस निकलते हैं वो गॉल ब्लैडर में क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो हमारी जो आंत होती है उसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर की होती है, और जो आंत की लंबाई होती है वो लगभग 6 मीटर की या 18 फुट, आप समझ लीजिए 20 फुट की हमारी लंबी आंत होती है। और हम आंत को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा है सीकम, और तीसरा है बड़ी आंत। तो जो छोटी आंत है उनको हम ग्रहणी या ईसोफेगस में, डियोडेनम और इलियम में बांटते हैं। डियोडेनम के पास ही अग्नाशय और पित्ताशय, अग्नाशय को हम पैंक्रियास कहते हैं। लीवर जो है हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड है, और अग्नाशय एक ऐसी जिसको पैंक्रियास कहते हैं, यह एकमात्र एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और अपने पाचक रस निकालकर यह हमारे इंटेस्टाइन में मिला देता है या डियोडेनम में, जिससे हमारा भोजन जो है पच जाता है। पैंक्रियाज में जो पाचक रस निकलते हैं या एंजाइम्स निकलते हैं उन्हें ग्लूकोगॉन या इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन की मदद से ही हम भोजन को, कार्बोहाइड्रेट को हम चेंज करते हैं, किसमें, ग्लाइकोजन में। और दूसरा है इलियम, जिसमें मुख्यतः जो मुख्य काम होता है वो अवशोषण या एब्जॉर्प्शन का करते हैं। जो बाइल जूसेस हैं, जो गॉल ब्लैडर में जो संचित होते हैं या स्टोर होते हैं, उनका मुख्य काम वसा और विटामिन के अवशोषण में होता है। अगर हम किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं तो वह व्यक्ति वसा का पाचन करने में सक्षम नहीं रहेगा। यकृत या लीवर जो है ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। जो हमारे में एक्स्ट्रा भोजन होता है या एक्स्ट्रा फूड होता है उनका स्टोरेज हम कहां पे करते हैं, यकृत में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत या लीवर ही प्रोटीन की उपापचय या मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, और उसके फलस्वरूप जो भी विषैले पदार्थ निकलते हैं उन विषैले पदार्थों को वो चेंज कर देता है। इसी वजह से अगर किसी भी व्यक्ति को लीवर सिरोसिस हो जाता है या क्या कहते हैं हेपेटाइटिस बी हो जाता है या पीलिया जॉन्डिस हो जाता है, तो उसके लिए उसमें उसके बाइल जूसेस की मात्रा जो है बढ़ जाती है। इसको बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन कहते हैं। बिलीरुबिन, इसकी वजह से ही मल का रंग पीला होता है। बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन, ये बाइल जूसेस हैं। अग्नाशय हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करती है और तथा लाइपेस वसा का पाचन करता है। यह अग्नाशय से ही निकलता है।
अब आते हैं मानव कंकाल तंत्र के बारे में देखते हैं। मानव कंकाल तंत्र में क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमारे शरीर में जैसे हमें पता है कि 206 प्रकार की हड्डियां होती हैं और यह हमारे सभी अंगों की रक्षा करता है। हार्ट को कवच देता है, हार्ट की रक्षा करता है, यह सभी वाइटल ऑर्गन्स की रक्षा करता है और शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। तो हमारे दो प्रकार के कंकाल होते हैं, एक बाह्य कंकाल, दूसरा है अंतः कंकाल। तो हमारे जो बोन्स भी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड बोन्स होते हैं और दूसरे जो बोन्स होते हैं वो कार्टिलेजेस होते हैं। जैसे हमारे कान वान की हड्डियों में ये कार्टिलेजेस होते हैं और जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके बीच में, उनके किनारों पे रेड बोन मैरो और बीच में येलो बोन मैरो पाया जाता है। ये बोन मैरो ही आरबीसीज के निर्माण में या डब्ल्यूबीसीज के निर्माण में सहायक होते हैं। अगला है विटामिन के बारे में करते हैं। तो विटामिन का जो आविष्कार या विटामिन की खोज जिन्होंने की थी वो फंके ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें सहायक या कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स भी कहा जाता है। कुछ हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है पौधों के, उनके नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये है एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, के मतलब पोटेशियम, सी मतलब कार्बन, एच मतलब हाइड्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन। तो ये जो 6 हमारे हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जो पौधों के अन्य पोषक तत्व जो इंपॉर्टेंट हैं वो है Fe मतलब आयरन, जिंक, बोरान, कार्बन, MO मतलब मॉलिब्डेनम और Cu मतलब कॉपर। यहां Ce लिखा है, Cu है कॉपर। अब हम कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो पहला जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। उससे जो हार्मोन निकलता है उसको वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इनकी अधिकता, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाए तो लोग बहुत भीमकाय या उनकी शरीर बहुत विशाल हो जाती है। इसको गिग्नेटिज्म कहा जाता है। अगर हम ध्यान दें तो जो खली, ग्रेट खली हैं वो गिग्नेटिज्म के ही शिकार हैं और इसकी कमी से एक्रोमिगैली हो जाती है या बौनापन। अगर शरीर भीमकाय हो जाता है तो मतलब ग्रोथ हार्मोन की अधिकता है और अगर कमी हो जाती है तो एक्रोमिगैली। तो आप इसका नाम खली से याद रख सकते हैं कि अगर अधिक हो जाएगा तो आदमी खली या गिग्नेटिज्म। और अगला हार्मोन जो निकालता है वो है TCH। तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। और ये कितने हार्मोन निकालता है, इनके हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हार्मोन है TCH। ये थायरॉक्सिन मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी इनको कहा जाता है। TCH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड को ये स्टिमुलेट करते हैं। इसका मतलब ये थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रभावित करता है। अगला है ACTH मतलब एडिनोकॉर्टिकॉइड ट्रोपिक हार्मोन्स। ये एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स हार्मोन पर प्रभाव डालता है। जो एड्रिनलिन ग्रंथि मतलब ये मास्टर ग्लैंड, हम इन्हें क्यों कहते हैं पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी से निकलने वाले सभी हार्मोन दूसरी ग्रंथियों के हार्मोन को प्रभावित करते हैं। अगला है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये पुरुष में स्पर्म्स को बनने को प्रभावित करते हैं। और अगला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, या महिलाओं में ओव्यूलेशन को प्रेरित करते हैं। फीमेल में पीरियड्स के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। अगला है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहां हम दोबारा देखते हैं, ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं और महिलाओं में एस्ट्रोजन के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों में, टेस्टोस्टेरोन उनके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की, मेल में दाढ़ी आना या उनके कंधे चौड़े होना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और महिलाओं में जो है उनके ब्रेस्ट का इंक्रीजमेंट वगैरह ही, और जो है उनकी दाढ़ी मूंछ ना आना ही, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की वजह से होता है। अगला है
थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स की कमी से मिक्सिडीमा हो जाता है या हाइपोथायराइडिज्म होता है। जिन लोगों को, जो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, या हम देखते हैं कि जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, और अधिकता से एक्जिथेल्मिक ग्वाइटर या इसको घेंघा रोग भी कहा जाता है। अगला है पैराथायराइड ग्रंथि, या इससे जो निकलने वाले हार्मोन हैं उनको हम पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। यह हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरा हार्मोन जो निकलता है कैल्सिटोनिन, यह भी हड्डियों के विचरण, मतलब हड्डियों का छीण होना या हड्डियों के क्षय को यह कम करता है तथा कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है, कैल्शियम को। तो पैराथायराइड हार्मोन बेसिकली किससे, हड्डियों से जुड़ा हुआ है, ये बोन से जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला है एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन्स में इंपॉर्टेंट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपपचय या मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है या कंट्रोल करता है। तो ग्लूको मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा फैट के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है तथा आरबीसीज की संख्या को बढ़ाता है और डब्ल्यूबीसीज की संख्या पर नियंत्रण करता है। आरबीसीज अगर ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की संख्या किसी में कम हो गई है तो यह एड्रिनल ग्लैंड वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कार्बोहाइड्रेट, ग्लूको वर्ड ही ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है, अर्थात यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है तथा आरबीसीज की संख्या को बढ़ाता है और डब्ल्यूबीसीज की संख्या पर नियंत्रण करता है। अगर बॉडी में डब्ल्यूबीसीज की संख्या बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया हो जाता है व्यक्ति को, अर्थात ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एबनॉर्मलिटीज से भी डब्ल्यूबीसीज की संख्या इंक्रीज हो सकती है और व्यक्ति को ल्यूकेमिया हो सकता है, अर्थात ब्लड कैंसर हो सकता है। अगला है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड बच्चों में 14 वर्ष तक के बच्चों में इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है और वृद्धावस्था में यह विलुप्त हो जाता है। इनसे थाइमोसिन, थाइमिन 1, थाइमिन 3 करके जो है हार्मोन्स निकलते हैं जो बेसिकली लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण में सहायक होते हैं और ये एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। एंटीबायोलॉजी लिख उठा है, एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, मतलब बेसिकली ये इम्यून सिस्टम को इंप्रोवाइज कराते हैं। और ये दूसरा जो हार्मोन्स निकालता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। यह गर्भाधारण या चाइल्ड को कैरिंग कैपेसिटी का होता है कि अगर महिलाओं में बच्चे का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो प्रोजेस्टेरॉन द्वारा निर्धारित होती है और यह महिलाओं के द्वितीयक लक्षणों को, महिलाओं में मेमोरी ग्लैंड्स का बढ़ना या जो है ब्रेस्ट का इंक्रीज होना, यह भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के द्वारा होता है। अगला है अंडाशय मतलब ओवरी। ओवरी से जो निकलने वाला जो हार्मोन है वो है रिलैक्सिन। यह बच्चे के जनन के समय यूट्रस को फैलाने का काम करता है। इसी वजह से जो बच्चे होते हैं तो उस वजह से ऑक्सीटोसिन या रिलैक्सिन जो है के इंजेक्शन भी लगते हैं। और अगला है टेस्टिस या वृषण। इससे जो हार्मोन निकलता है वो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन है जो पुरुषों में यौन लक्षणों का नियंत्रण करता है। उम्मीद है कि आपको यह श्रृंखला जो है बायोलॉजी की पसंद आई होगी और इससे आपके जो है आरओ की परीक्षाओं में बहुत मददगार साबित होगी। धन्यवाद।